हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। एग्जांपल फर्स्ट, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज अ स्केलर और वेक्टर। वॉल्यूम, वॉल्यूम है स्केलर। मास स्केलर, स्पीड स्केलर, एक्सेलरेशन वेक्टर, डेंसिटी स्केलर, नंबर ऑफ मोल स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इतनी क्वांटिटी वेक्टर और इतनी क्वांटिटी स्केलर। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। अच्छा, जो पहली है वो वेक्टर है, दूसरी एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है। वर्क, वर्क है स्केलर, करंट है स्केलर, तो वर्क और करंट। लीनियर मोमेंटम वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी भी वेक्टर है। ठीक है, तो आपके पास जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना बच्चों आगे आगे, तो आपके पास भी इतना नॉलेज हो जाएगा। पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। एक ही है, देखते हैं। टेम्परेचर स्केलर, प्रेशर स्केलर, इम्पल्स, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर, पावर स्केलर, टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और चार्ज, ये सारी क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। स्टेट विथ रीजंस whether the following algebraic operation with a scalar and a vector physical quantity are meaningful. Adding two scalar हर बार नहीं हो सकता। अगर दोनों स्केलर एक ही क्वांटिटी के हो, मीटर और मीटर तो ऐड कर सकते हैं, मीटर को किलोग्राम के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये टू स्केलर नॉट मीनिंगफुल। ठीक है, तो मैं उसका एन लिखूंगा। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, नहीं, स्केलर को हम वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, यस इट इज पॉसिबल। हमने देखा था क्या कि देखो एक वेक्टर है, ठीक है, उसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर बड़ा हो जाएगा, मतलब कि वेक्टर का हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर डाला। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, हाँ ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? यस वी कैन डू दैट। फॉर एग्जांपल स्केलर का हमें करना है तो कैसे करें? पाथ लेंथ इनटू स्पीड, ऐसा हम कर सकते हैं। एडिंग एनी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर, सभी वेक्टर को हमें ऐड नहीं करना है। हाँ, एक बात है कि अगर सेम क्वांटिटी वाले हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जनरल में अगर बोले तो नहीं। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, नहीं ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। उसका ही कंपोनेंट उसके साथ ऐड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। Read each statement below carefully and state with reasons if it is true or false. अच्छा, ये हमें देखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, नहीं, ये क्या होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो ये वेक्टर है, ठीक है, और इसका कंपोनेंट हमने इस डायरेक्शन में लिया, इस डायरेक्शन में। सोचो कि ये ए है, ये थीटा, तो हमने ए कोस थीटा लिया ना, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन तो है ही इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन वाला है, तो ऑलवेज अ स्केलर ऐसा हम नहीं बोल सकते। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, नहीं ये भी हम नहीं बोल सकते, ऐसा तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये में ही देखा। The total path length is always equal to magnitude of displacement vector of a particle, नहीं ये भी नहीं बोल सकते। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चला तो ये जो पूरा टेढ़ा पूरी लेंथ है वो पाथ लेंथ है, और दोनों के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो वो दोनों तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकती। फिर एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल विच डिफाइंड एज total path length divided by time taken to cover the path is either greater or equal to magnitude of average velocity over same interval of time। तो बच्चों ये सही है, ये हमने ऑलरेडी देखा भी है कि पाथ लेंथ में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर उसको डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर दिए, सिर्फ टाइम, तो ये हो गया एवरेज स्पीड और ये हो गया वेलोसिटी।
तो यही तो हमें बोला है कि स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। अगर स्ट्रेट लाइन में चले तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम हो सकते हैं। ओके, फिर three vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector। ये बात सही है, यस। अगर एक ही प्लेन में है तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 0 हो गया। लेकिन एक ही प्लेन में नहीं है, प्लेन अगर डिफरेंट है, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, अगर एक वेक्टर यहाँ है, ठीक है, दूसरा वेक्टर यहाँ है और तीसरा वेक्टर यहाँ है, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आपको 0 मिलेगा? नहीं, आप 0 ले ही नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया? ओके। 4.6 इस्टेब्लिश फॉलोइंग इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। अच्छा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मोड कैन बी लेस देन और इक्वल टू। अभी देखिए ज्योमेट्रिकली मैं करता हूँ, ये a है, ये b है, ठीक है, ये मोड a है और ये मोड b है, और ये क्या है? मोड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, अगर ये 3 मीटर होता, ये 4 मीटर होता, तो क्या ये 7 मीटर होता? नहीं होता। ठीक है, ये होता लेस देन 7 मीटर। समझ में आया कि नहीं? अगर ये दोनों ऐसा करे, ऐसे, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, और ऐसा कर दे, तो हाँ, ये पॉसिबल है कि ये 7 मीटर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी कैन बी लेस देन और इक्वल टू। अभी a माइनस बी करे, a प्लस बी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a बार माइनस बी बार का मोड। तो कैसे करें, देखिए, ये 4 वाला था, ये 3 वाला था। ठीक है, इतना समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? अभी इसको -3 में से ऐसे कर दो, तो ये मतलब कि 3 ही रहेगा, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है, सोचो कि ये a बार है, ये b बार, तो ये जो हमें मिलेगा, ये क्या मिलेगा? a बार प्लस b बार। अब ये तो माइनस b बार हो गया, तो ये जो हमें मिलेगा, ये क्या मिलेगा? a बार माइनस b बार। तो बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 और 3, उससे तो ग्रेटर ही होगा, सॉरी, उससे तो लेस ही होगा। समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है ना? ये 4 और ये 3, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या दिखा है कि ग्रेटर और इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी, मतलब कि 4 और 3 उनका मॉड्यूलस करो। ठीक है, मॉड्यूलस मतलब कि उसका 4 माइनस 3 तो 1, तो ये 1 से तो कैसा आएगा? ग्रेटर ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, ये 4, ठीक है, और ये 3, तो हमें इतना मिलेगा। ओके, सॉरी, ये हो गया 4 और ये 3, तो ये इतना 1 मिलेगा। कैसे? देखिए, मैं बोल रहा हूँ फिर से आपको, ये 4 और इतना 3, तो ये 4 माइनस 3 1 हो गया। लेकिन ये वेक्टर तो कुछ, अगर इसको ही हम थोड़ा सा रोटेट कर दे यहाँ पर, तो ये जो हमें आंसर मिलेगा, ये 1 से तो ग्रेटर ही मिलेगा ना। तो इसीलिए मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू आया और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेटर, तो ये भी सही हो गया। तो इस तरह ये अब आपका काम है, ये दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, और कब हम इक्वलिटी साइन अप्लाई कर सकते हैं? जब वो कोलिनियर हो। कैसे हो? कोलिनियर, जो मैंने यहाँ पर करे हैं और यहाँ पर भी करे हैं। ठीक है, ओके। फिर 4.7 देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? a, b, c and d must each be a null vector। अच्छा, सभी नल वेक्टर होने चाहिए, मस्ट नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर मैं होता तो सही चलता, तो इसका मतलब क्या है? ये है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, तो मैं इनकरेक्ट एक बार ही लिख रहा हूँ, बाद में आई लिखूंगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। ऐसा हो सकता है, कैसे? देखिए, ये a, ये c, ठीक है, अभी ये इतना b, और यहाँ से इतना बड़ा d। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि a प्लस सी कितना हुआ, इतना, और b प्लस डी कितना हुआ, इतना। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में ही सोचो, आप ऐसा सोचो, ये a है और ये c है, ये b है और ये d है। तो a प्लस सी का जितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उतना ही मैग्नीट्यूड b प्लस डी का भी होगा। ठीक है, यहाँ पर रिजल्टेंट तो हमें 0 ही मिला। ऐसा भी नहीं कि पैरेललोग्राम ही सोचो, ये हो गया हमारा a बार, ठीक है, ये हो गया हमारा c बार, ये हो गया हमारा b बार, और ये हो गया हमारा d बार। सोचो, अभी a प्लस सी इतना पूरा तो नल वेक्टर है ना, a बार प्लस सी बार प्लस b बार प्लस d बार। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि a बार प्लस सी बार प्लस b बार प्लस d बार लिखो, या a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार, कोई भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए a बार प्लस सी बार जो है वो इतना आया, ये a बार प्लस सी बार, और b बार प्लस d बार कैसा आएगा, तो उससे एग्जैक्टली अपोजिट आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये सारे जब आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता हो ना, तभी आपको आ सकता है। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, मतलब कि बी करेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी। हाँ, ये बात भी सही है, उससे ग्रेटर कभी नहीं हो सकता, उससे लेस और या इक्वल टू हो सकता है। इक्वली होगा कैसे, देखिए, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार इक्वल टू 0। So a bar is equals to minus of b bar plus c bar plus d bar। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार प्लस c बार प्लस d बार। समझ में आया? इसलिए तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। b plus c must lie in a plane of a and d, and a and d are not collinear if a and d, and the line of ad if they are collinear। सही बात है। देखो, ए और सी दोनों कोलिनियर नहीं थे, इसलिए उसका इस प्लेन में आया, तो बी और डी का भी इसी प्लेन में आना चाहिए। लेकिन अगर ए और सी दोनों कोलिनियर हो गए, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी लाइन में आना चाहिए, ऐसा बोला है। अगर कोलिनियर नहीं है तो प्लेन, और अगर कोलिनियर है तो लाइन। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? सो व्हाट वी गॉट, आंसर इज करेक्ट। ओके, अभी देखिए 4.8, आप उसको रीड कीजिए, तब तक मैं ये साफ कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। अच्छी तरीके से देखिए कि कितनी गर्ल्स है, 3 गर्ल्स, कैसे वो घूम रही है। देखिए देखिए, कहाँ से कहाँ जा रही है, पी से क्यू, फिर पी से क्यू जाएगी, 3 पाथ है, दिख रहा है ना आपको, कितनी गर्ल्स है, 3, और वो पी से क्यू की ओर जा रही है। समझ में आया क्या पूछा है हमें? अच्छा, रेडियस कितनी है, 200 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 200 या पूरा अगर ले ले तो कितना आएगा, 400 मीटर। ठीक है, ओके। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P ऑन द एज ऑफ अ ग्राउंड, रीच अ पॉइंट Q। ठीक है, यहाँ से यहाँ गई। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच। बच्चों, इनिशियल और फाइनल है तो सभी के लिए यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 400 मीटर। ठीक है, फिर फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केट बी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चली है, इसीलिए। बहुत सिंपल है। 4.9, साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ, सेंटर ओ से शुरू किया, ठीक है, ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको पढ़िए, क्या आएगा देखिए अच्छे तरीके से, कि साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, ओ से। ठीक है, ओ से शुरू किया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तब तक आप इसको पढ़िए।
ओके, पढ़ लिया। देन साइकल्स अलोंग द सर्कम्फरेंस एंड रिटर्न टू द सेंटर अलोंग क्यू ओ। ठीक है, पहले ओ से कहाँ गया, ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, ये रेडियस कितनी है 1 किलोमीटर, मैं आपको हिंट दे दूंगा बच्चों। एंड रिचेज द एज पी, कहाँ चला गया पी, यहाँ से ये से, ठीक है। देन साइकल्स अलोंग द सर्कम्फरेंस एंड रिटर्न टू द सेंटर अलोंग क्यू ओ एज शोन इन फिगर 4.21। अच्छा चलो ऐसे सोचते हैं कि यहाँ से गया, अब दोनों ओर से देख लेना। ओके, और हमें फिर पता चला कि वो कहाँ यहाँ वापस आ गया, ठीक है। देन अच्छा कितना टाइम लिया उसने, 10 मिनट्स। नेट डिस्प्लेसमेंट, अच्छा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 0 मीटर, क्यों, क्योंकि वापस उसी जगह पर आया है। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो ये एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर प्लस पाई आर बाई 2 प्लस 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 मिनट, तो 10 × 60। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। ओके, सो इन दिस वे इजीली यू कैन फाइंड आउट एवरेज स्पीड। फिर 4.10, an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर। तो कैसे करेगा देखिए, यहाँ से शुरू किया, यहाँ 60 डिग्री टर्न लिया। जब 60 डिग्री टर्न लेगा ना बच्चों, तो याद रखिए हेक्सागोनल शेप में वो जाएगा। कैसे शेप में जाएगा, हेक्सागोनल शेप में। यहाँ से शुरू किया तो ये फर्स्ट टर्न लिया, फिर यहाँ पर सेकंड टर्न लिया, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ, यहाँ सिक्स्थ, ठीक है। क्या लिया है 60 डिग्री, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से कितना मुड़ा 60 डिग्री, फिर गया और कितना मुड़ा 60 डिग्री, ठीक है। आप चेक कर सकते हो हेक्सागोनल में ऐसे ही होता है, तो ऐसे ऐसे वो जा रहा था। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। फिर हमें क्या फाइंड करना, अच्छा और एक साइड की लेंथ कितनी है, ये भी दिया है कितना 500 मीटर। ओके, यहाँ पर ज्योमेट्री ही सिर्फ आपको अप्लाई करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड द एट्थ टर्न। अच्छा थर्ड टर्न से तो हमें इतना फाइंड करना है, ओके। फिर कितना फाइंड करना है, सिक्स्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न पर तो वही है, तो मतलब कि सिक्स्थ का तो मैं चलो फाइंड कर सकता हूँ 0 मीटर। फिर एट्थ टर्न, तो एट्थ मतलब कि यहाँ पर सेवंथ टर्न और एट्थ टर्न, तो ये भी फाइंड करना होगा, ओके। तो कैसे करें, ये कैसे फाइंड करेंगे, अच्छी तरीके से आपको देखना होगा। हाँ, थर्ड से लेके कहाँ जाना है सिक्स्थ तक, अगर हम इसको जोड़ दें ऐसा, ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं सारे। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अच्छी तरीके से, इसका मतलब ये है कि 3 से लेके 6 तक ये होगा 500 और ये भी होगा 500, तो टोटल कितना हो गया 1000। तो इसका मतलब जो थर्ड टर्न है वहाँ पर आंसर आएगा आपका 1000 मीटर, ठीक है ना। ज्योमेट्री ही अप्लाई करनी है आपको सिर्फ। एट्थ टर्न की बात करें तो इधर कितना आएगा, तो बच्चों देखिए ये हमारे पास ये कितना है 500 मीटर और ये भी कितना है 500 मीटर, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। हमें फाइंड क्या करना है ये, तो आप साइन रूल अप्लाई कीजिए। साइन रूल का मतलब क्या है, देखिए ये है 500, ठीक है, और ये भी क्या है 500, ये होगा 120 डिग्री एंगल, कितना होगा 120 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री, ये होगा x। तो ये फॉर्मूला लिखिए 500, तो ये जो साइड है इसके अपोजिट में ये है, साइन रूल हमने किया है ना, कौन साइन 30,
इज इक्वल्स टू 500, ये जो साइड है इसके अपोजिट कौन है, एंगल ये वाला, तो साइन 30, वही लिखा मैंने, क्या दिमाग यूज किया है, इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन 120। प्लीज साइन साइन कट मत करना। तो इससे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, साइन 120 कितना होता है, तो मैं आपको बोल दूं साइन 90 प्लस 30, तो कोस 30, और जिसकी वैल्यू होती है √3/2, तो 500 इंटू अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यहाँ पर √3/2, तो एक 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 500√3, तो 5 इंटू 173। ठीक है, चलो पूरा सॉल्व ही कर दिया मैंने, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करें, मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आप एग्जाम्पल को पढ़िए अच्छी तरीके से। क्या दिया है, दिया क्या है, कुछ कोई डिसऑनेस्ट है क्या, आप तो नहीं हो ना। अगर एग्जाम्पल से आप सही सॉल्व नहीं कर रहे हो, अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भैया आप कैसे हो, डिसऑनेस्ट। ओके, चलिए इतना भी काफ़ी है। बच्चे एक बात बोल दूं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल पहले सॉल्व करा रखे हैं, तो वो सॉल्व अभी मैं यहाँ नहीं करने वाला। क्या दिया है देखिए, अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू अ होटल, ये है स्टेशन और ये है होटल, लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन द स्ट्रेट रोड, ये कितना होगा 10 किलोमीटर। द डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग द सर्किटस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग, आपको पता ही है, अगर नया बंदा है उसे पता चला तो ऐसे ऐसे करके ले जाएगा, तो कितना लंबा निकला 23 किलोमीटर, तो ज़्यादा भाड़ा वसूल पाएगा ना। इन 28 मिनट, टाइम कितना लगा 28 मिनट, तो हमेशा बोल सकते हैं उसे 23 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने या तो 10 किलोमीटर जेटला डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना टाइम लगा 28 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, आर दे टू इक्वल, नो। सबसे पहले तो मैं तीसरा आंसर दे देता हूँ। दूसरा जो ये है, एवरेज स्पीड अगर आपको करनी है तो स्पीड में आपको करना होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल कितना डिस्टेंस मूव किया 23 किलोमीटर डिवाइडेड बाय हाउ मेनी मिनट 28, तो किलोमीटर है तो उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें और मिनट है तो सेकंड में, तो आपको ये स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो 10 इंटू 1000 अपॉन टाइम करो, तो टाइम कितना लगा था उसे 28 मिनट ना, तो 28 इंटू 60 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया। और देखिए अच्छी तरीके से, वेलोसिटी कम होगी, ये ज्यादा होगी, 23 है यहाँ पर, इसलिए। ओके, अभी देखिए ये 4.12, 4.13, 4.14 और 4.15 ये हमने ऑलरेडी कर दिए थे। फिर अ क्रिकेटर कैन थ्रो, अच्छा ये भी कर दिया था। अब डायरेक्ट सीधा चलते हैं 4.17 के पास। ठीक है, आप पहले पढ़िए, तब तक मैं ये इरेज कर देता हूँ। 4.17, मैं क्या बोलता हूँ, पहले बच्चों आप ट्राई कीजिए, आप जितना ट्राई करोगे ना उतना आपको आएगा। एग्जाम में मैं लिखने आने वाला नहीं हूँ, कितनी बार बोलो आपको, मुझे समझ में नहीं आता, हर बार बोलना पड़ता है कि आपको पहले ट्राई करना है, पहले आप ट्राई करो वरना मैं बोलता ही रहूँगा। कौन सा ट्राई करना है आपको पता है ना, कौन सा, ये अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, कितनी लॉन्ग है स्ट्रिंग, L इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, सर्कुलर मोशन वाला ये तो कैसे, इफ स्टोन मेक्स 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकंड,
14 revolution in 25 seconds. Okay, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? तो कैसे करें? उस जो सर्कल वो घुमा रहा है वो बंदा ऐसे, ये जो एल होगा ना, एल वही रेडियस की तरह बिहेव करेगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या है? एल जो है ये रेडियस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हमें ए इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वी स्क्वेयर अपॉन आर। अभी आर हमें मिल गया, वी नहीं मिला है, तो मैं वी आपको बोल देता हूँ। वी होगा 2πr/t। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हमारे पास आर है, टाइम पीरियड नहीं है। व्हाट इज टाइम पीरियड? रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड। वन रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है? तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, 14 रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 25 सेकंड। आपको पूरा लिखना है, मैंने तो सिर्फ एरो बोला है। देयरफॉर वन रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन टी टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि t इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 25/14 सेकंड। बच्चों आपके पास t है, t पुट करके आप v लेके आओ। मैं आपको स्टेप दिखा रहा हूँ। v को यहाँ पुट करके आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेके आओ। ओके ओके, अब और क्वेश्चन क्या दिया है कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, इसीलिए तो नाम पड़ा है सेंट्रीपेटल, सेंटर सीकिंग। तो 17 हो गया। 18, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। चलिए पहले आप पढ़िए, फिर हम करेंगे। पहले आपको पढ़ना है, फिर हम करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से सुनो उसको क्या कहना चाहता है। ये भी मुझे लगता है सर्कुलर मोशन का ही केस है। क्या दिया है देखिए, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ 1 किलोमीटर। तो रेडियस कितना है? 1 किलोमीटर है। ठीक, एंड विथ अ स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड है? हाँ एयरक्राफ्ट है, तो उसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। 18 फाइजा 90, तो 250 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड है? अच्छा हाँ, मैंने पहले भी बोला था क्या स्पीड है। कंपेयर द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बात है। AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यू हैव अ वी, यू हैव अ आर, आर इज इक्वल्स टू 1000 लिख दो। अच्छा चलो मैं कर दूं क्या? आप बोलोगे सर इजी है इसलिए आप कर रहे हो। हाँ, तो उसमें भी कोई खराबी नहीं है। ये जीरो कट हो गया, देखो मैंने जीरो कट करना सीख लिया। 25 का स्क्वायर 625, 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसको जी के साथ अगर हमें कंपेयर करना है तो 62.5 डिवाइडेड बाई 10 ले लेता हूँ। चलो वैसे तो 9.8 है, लेकिन 10 से इजी हो जाता है। सो व्हाट इज द आंसर? 6.25। तो कहने का मतलब क्या है कि यह तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉज करके लिख लो। हाँ, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। क्या रूल है हमारा? आपको रीड करना है। पहले मैं सारे एग्जांपल, आपने पिछली एक्सरसाइजेस में देखा होगा, सारे एग्जांपल में ऐसे पार्ट्स करके लिखता था, लेकिन इस बार छोटे छोटे एग्जांपल है इसलिए मैंने सोचा ऐसे कर दूँ। ठीक है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट देना कि क्या ये अच्छा रहेगा कि वो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो उसके बेसिस पे हम आगे फ्यूचर में, अभी तो बहुत सारा सिलेबस बाकी है, उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए बातें बाद में करेंगे। 4.18 तो हो गया, अभी 4.19। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। पहले आपको करना है, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन is always along the radius of the circle towards the center. ओके, अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो ट्रू होता।
और यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ऐसा होता। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन। आगे एक एग्जांपल है, वहां पर हम देखेंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ये बात सही है, हमने देखा था। पता है कि अगर पार्टिकल कुछ इस तरह जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी अगर हमें किसी भी जगह पर मालूम करनी है तो हम ऐसे ही मालूम करेंगे, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। ओके, क्योंकि ये dv बाई dt होता है इसीलिए, सॉरी dx बाई dt होता है इसीलिए। The acceleration vector of the particle in uniform circular motion, चलो यहाँ पर है, averaged over one cycle is a null vector। ओके, तो ये है ट्रू। कैसे, देखिए, वन साइकिल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ से शुरू किया तो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे आएगा, और सारा मतलब कि ऐसे 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 हो ही जाएंगे। तो इसका अपोजिट कौन है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसका अपोजिट कौन है, ये। तो ऐसे सारे पॉइंट के अपोजिट मिलेंगे, so they will cancel each other, that's why this is a true। okay, so what is the reason we are going to write? Because opposite directional acceleration vector cancel each other, इसीलिए। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, अच्छा ये हमने कर लिया है बच्चों। 4 ये दूसरा खुल गया। ये 4.19 हमने कर दिया। ठीक है, 4.20 भी हमने कर दिया है, 4.21 भी हमने कर दिया है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपने बहुत सारा मिस किया है, क्योंकि अच्छे अच्छे जो एग्जाम्पल है इसमें वो ऑलरेडी मैंने टॉपिक के साथ ही निपटा दिए हैं, ताकि आपको वहाँ पर ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा लगे तो आप एक बार यहाँ पर भी पॉज करके उस एग्जाम्पल को ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट, मुझे उस मुंह से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, उस 1000 मुंह से मुझे उस एक ही मुंह से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, 1000 बार नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। ओके, चलो हम कहाँ पर थे, कौन सा एग्जाम्पल था? 22। ठीक है, I cap and J cap are unit vectors along x axis and y axis respectively। क्या बात है। What is the magnitude and direction of this vector I cap plus J cap and I cap minus J cap? अच्छा चलो, एक वेक्टर a बार ऐसा नाम दे देता हूँ जिसको I cap plus J cap बोलता हूँ, और दूसरा वेक्टर b बार है, उसका भी नाम दे देता हूँ I cap minus J cap। ओके, फाइंड क्या करना है हमें? What are the, कहाँ पे, हाँ, what is the magnitude and direction of vectors। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या बात है, इसका मैग्नीट्यूड होगा पहले का स्क्वायर, मतलब पहले का 1 का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, √2। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। क्या बात है, आंसर तो √2 आया, सेम टू सेम। एंगल की बात करें, ओके कोई बात नहीं, चलो इस जे का कोएफिशिएंट 1 और फिर आई का कोएफिशिएंट 1, तो tan इनवर्स 1 कितना, 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चलो इसकी बात करें तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स जे का कोएफिशिएंट -1 और 1, तो क्या आंसर आया, -45। क्या बात है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो पहला वेक्टर कहीं यहाँ पर है जो कितना एंगल बना रहा है, 45, और दूसरा वेक्टर कहीं यहाँ है जो कितना एंगल बना रहा है, -45। समझ में आया? अच्छा, अगर आपको वेक्टर के तरीके से समझना है, चलिए ये सोचो आई कैप है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये सोचो जे कैप है, तो ये क्या मिल गया बच्चों, वेरी सिंपल, आई कैप प्लस जे कैप। और यहाँ पर सोचो ये है माइनस जे कैप, सोचना क्या है ये तो पता चल ही गया होगा, तो ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप। क्या बढ़िया मेथड है। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या है क्वेश्चन, देखो। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर a 2ik plus 3j cap along the direction of I cap plus j cap and I cap minus j cap। अच्छा, चलो कैसे करें। पहले आप ट्राई कर रहे हो ना, इस पर मैं बोलूंगा नहीं, आपको अच्छी तरीके से ट्राई करने दूंगा। कंपोनेंट, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में फाइंड करना है। कर पाओगे क्या, कर पाओगे। अच्छा देखो, सॉरी, क्या है देखिए। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस। पहले मैं आपको एक बात बोलूं, ये क्या है, ए बार, और ये क्या है, बी बार। अभी ए बार का कंपोनेंट मुझे बी बार की डायरेक्शन में फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया ए कोस थीटा, ठीक है। ये हो गया कंपोनेंट, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन ए कोस थीटा से काम नहीं बनता। ये तो सिर्फ क्या मिला हमें, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कौन सी चाहिए, बी बार की, तो उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, बी कैप के साथ। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। अच्छा, अभी हमारे पास ए बार होना चाहिए, हमारे पास कोस थीटा होने चाहिए, और हमारे पास बी बार भी होना चाहिए, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है, इंटू कोस थीटा इंटू बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी, इतना होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। तो हमें क्या फाइंड करना है अच्छी तरीके से देखिए। एक वेक्टर हमारे पास है ए बार, जिसका मैं नाम देता हूँ 2ik प्लस 3j, ठीक। ओके, कोई बात नहीं, चलो। फिर दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी बार, जिसका नाम है ik प्लस jk। तो अभी मुझे मोड ए और मोड बी पहले तो फाइंड करना पड़ेगा। चलो पहले मैं मोड ए फाइंड करता हूँ। तो मोड ए कितना आएगा, √4 प्लस 9, तो √13। चलो एक काम बन गया। ये हमें पूरा ये देखना है, हाँ बच्चों। मोड ए मिल गया। मोड बी की बात करते हैं। तो मोड बी कितना होगा, देखिए मोड बी इज इक्वल्स टू √1 प्लस 1, तो ये हो गया √2, ठीक है। तो हमें मोड बी भी मिल गया। अभी कोस थीटा आपको पता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मोड ए मोड बी कोस थीटा, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मोड ए मोड बी करता हूँ। अभी ए बार डॉट बी बार करेंगे, देखिए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। ये 2 का 1 के साथ ही तो सिर्फ 2, और 3 का 1 के साथ ही तो 2 प्लस 3, डिवाइडेड बाय मोड ए कितना है, √13, और मोड बी कितना है, तो ये हमें क्या मिला, 5/√26। सो दिस इज अ कोस थीटा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोड ए कितना मिला, √13। ओके, √13 करता हूँ। फिर ये जो है कोस थीटा, ये कितना मिला, 5/√26। ओके, उसको वैसे करता हूँ। फिर बी बार कैसा है,
तो आई कैप प्लस जे कैप है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय मोड बी, तो मोड बी कितना मिला, √2, तो ये हो गया √2। तो देखिए अभी ये √26 है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, √13 इंटू 2 हो जाएगा, तो एक तो 5, ये √13 इसके साथ कैंसिल हो गया तो √2 बचा, अभी √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 5/4 आई कैप प्लस जे कैप, सो दिस इज द आंसर। ये एक ही आंसर मिला है, दूसरा आपको ट्राई करना है। मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी मेथड एक बार एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है मेथड, ये है ए बार, ठीक, और ये है बी बार। हमें ए बार का कंपोनेंट बी बार की डायरेक्शन में चाहिए, तो हमने ए बार से परपेंडिकुलर डाल दिया बी बार पर, तो इतना मिला, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ये जो मिला ये ए कोस थीटा मिलेगा, और हमें इस डायरेक्शन में चाहिए बी बार की डायरेक्शन में, तो ए कोस थीटा इंटू बी कैप करना पड़ेगा ना, ठीक है, और ए कोस थीटा अभी बी कैप का मतलब क्या है, बी बार अपॉन मोड बी, बस यही तो आपको करना है। समझ में आया अच्छी तरीके से? अच्छा, अभी देखिए मैंने एक बार यहाँ पर क्या लिया, b इक्वल टू, ए तो वही लेना है आपको, b i प्लस जे मैंने लिया है, वहां पर आपको i माइनस जे एक बार लेना है। ओके, समझ में आया कि नहीं? एंड यू विल गेट द आंसर, श्योरली यू विल गेट द आंसर, क्योंकि हमने i प्लस जे के अराउंड कर लिया, i माइनस जे के अराउंड अभी हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी 4.23 देखते हैं। For any arbitrary motion in a space, which of the following relation are true? V average is equal to half Vt1 plus Vt2, नहीं, ऐसा हर बार नहीं बोल सकते, सेम टाइम होते हैं तो ही बोल सकते हैं। V average is equal to R82 minus R81 अपॉन, अच्छा तो इसका मतलब ये V average का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, हाँ तो ये किसी भी मोशन के लिए बोल सकते हैं। v इक्वल टू v0 प्लस 80, हाँ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तभी बोल सकते हैं, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब किसी भी मोशन के लिए नहीं बोल सकते। r इक्वल टू r0 vt प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फिर से एक्सेलरेशन आ गया, तो ये गलत है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ओके तो सही बात है, ठीक है। Okay. 4.24. Read each statement below carefully and state with reasons and example if it is true or false. A scalar quantity is one that is conserved in a process. Okay. तो ये है false. क्यों? क्योंकि कई बार टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर में क्या होगा, कंजर्वेशन नहीं रहता। समझ में आया? कैन नेवर टेक अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये भी है false। क्यों ये भी फॉल्स है, क्योंकि टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसकी टेम्परेचर -3 या -4 या मतलब नेगेटिव में पॉसिबल होता है, ठीक है ना। मस्ट बी डायमेंशनलेस, ओके तो ये भी फॉल्स। क्यों? तो बच्चों स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, और डायमेंशन क्या है, L1t-1, does not vary from one point to another in a space, चेंज होती रहती है बच्चों, स्पीड तो चेंज होती रहती है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, फॉल्स। हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन, हाँ ये बात सही है, तो ये क्या है, ट्रू। किसी भी मास देखो, स्पीड कोई भी देखो, कहीं से भी देखो, उसकी स्पीड सभी जगह से सेम ही लगेगी। ओके, अभी 4.25, उसके बाद एडिशनल। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3400 मीटर, कितनी हाइट है, 3400 मीटर above the ground. If the angle subtended at a ground observation point by the aircraft position 10 seconds apart is a 30 degree, what is the speed of aircraft? अच्छा ऐसा सोचो, पहले यहाँ पर है एयरक्राफ्ट, फिर ये कितना डिग्री में लिख रहा हूँ, 30 डिग्री, तो एयरक्राफ्ट यहाँ पर आ गया, ये ए और ये है बी, ये 3400 है, ये 30 डिग्री है, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले मैं 1030 इज इक्वल्स टू
ए बी अपॉन 30 400 इतना कर दूँ तो मुझे ए बी मिल जाएगा। ठीक है, आपको भी मिल जाएगा। अच्छा, फिर हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना मिला था ए बी अपॉन टाइम, टाइम कितना है 10 सेकंड। ओके, so easily you can do this. A vector has a magnitude and direction, क्या बात है। Does it have a location in a space? अच्छा, हम लोकेट कर सकते हैं, हाँ, yes. Can it vary with time? Yes. हाँ, चेंज हो सकती है। Will two equal vectors A and B at different location in a space necessarily have a identical physical effect? No. Give example of such in support of your answer. सिंपल, एक ब्लॉक है जिस पर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो मूव करेगा। लेकिन सोचो उसी ब्लॉक के पास एक ऐसी वॉल है, उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाए तो क्या वो मूव करेगा? नहीं, वेरी सिंपल। तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। फिर 4.27 वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या बात है, अभी तो बोला। Does it mean that anything that has a magnitude and direction necessarily vector? No. Current. Current has both magnitude and direction. Since it is not following the vector rules, that's why it is a scalar quantity. And more accurately, it is a tensor quantity. Third category wali. The rotation of a body can be specified by the direction of axis of rotation. The angle of rotation about the axis. Does that make any rotation a vector quantity? नो। ठीक है, क्योंकि उसको कहीं से भी देखो रोटेशन तो सेम ही लगेगा। कैन यू एसोसिएटेड वेक्टर विथ ए द लेंथ ऑफ अ वायर बेंट इनटू द लूप, प्लेन एरिया एंड अ स्फीयर। अच्छा, किसके साथ? तो प्लेन एरिया के साथ। एक एरिया है इस तरह, तो उसके साथ हम वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया? ओके, एरिया वेक्टर आप 12th में भी इसका यूज देखोगे। 4.29। अच्छा, ये हमने कर दिया था बच्चों, तो इतने सारे एग्जांपल्स आज हमने कर दिए। 4.30 ये भी कर दिया। अब एक ही एग्जांपल बाकी रह गया है 4.31। क्यों? क्योंकि 4.32 भी हमने कर दिया है। अ साइक्लिस्ट राइडिंग विथ अ स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर, क्या स्पीड है? नहीं, कुछ भी स्पीड नहीं है। 5/18, अभी 3 6 जा एंड 3 9 जा, सो ओके। एंड नाउ अगेन चलो करते हैं 3 2 जा एंड 3 3 जा, सो 5 3 जा 15/2, 7.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उतनी स्पीड से जा रहा था, फिर क्या हुआ? एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न ऑन रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर। अच्छा, रेडियस कितनी दी है? 80 मीटर। He applies brake and reduces his speed at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकंड। बच्चों, यहाँ पर स्पीड रिड्यूस हो रही है, dv/dt कितना है? 0.5 मीटर पर सेकंड। तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा बोलोगे। ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो ही सेंटर की ओर एक्सेलरेशन आएगा। अभी यहाँ पर क्या होगा? क्या क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न? अच्छी तरीके से देखना। ये है, सोचो कि सर्कुलर टर्न कुछ इस तरह का है। ठीक है, यहां पर दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरह, और जा इधर रहा है लेकिन ये स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना, तो उसके अपोजिट में एक और एक्सेलरेशन लगेगा जो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कैसा होगा? टेंजेंशियल। और जैसा कि आप देख रहे हो, देखो एसी और एटी दोनों एक दूसरे को कैसे है? परपेंडिकुलर। तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, ये होगा नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, और नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अभी AC तो है हमारे पास, सॉरी AT तो है, AC कैसे लाया जाए? सो वेरी सिंपल, AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अभी आपके पास V है क्या? हाँ है,
7.5 इंटू 7.5 ये नहीं करने वाला। आर रेडियस कितनी दी है हमें 80 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आपको ऐसी मिलेगा। 80 तो 0.5 ही है, तो आपको नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। और थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 80 अपॉन AC। तो ये जो एंगल है वो विथ रिस्पेक्ट टू किसको मिलेगा, AC, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे एग्जाम्पल इसके सॉल्व कर दिए। एक लास्ट एग्जाम्पल इसकी जो एक्सरसाइज का पहले का एक एग्जाम्पल है वो बाकी रह गया है, वो बच्चों आप अपनी ओर से कर लेना। ठीक है, ओके। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना। तो यहाँ पर हमारा मोशन इन अ प्लेन चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज नथिंग बट लॉज ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।